हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाइट्रो केमिस्ट्री। ये है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2। पहले क्लास में हम क्या देखे थे? पहले क्लास में थोड़ा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखे थे, क्या होता है हमारा, कितने टाइप का बॉन्डिंग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम क्या पढ़े थे? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। अरे सॉरी, आप लोग जेम्स बॉन्ड पढ़े थे क्या? नहीं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड पढ़े थे। आज थोड़ा उसको मतलब ज्यादातर हम आज ये फोकस करेंगे टर्म, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी। लास्ट में अगर टाइम होगा तो थोड़ा बोला था अगले क्लास में लुईस डॉट थ्योरी बता दूंगा, तो वो बताता हूँ। हम पहले क्लास में क्या देखे थे? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए हमारा? क्या एट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। मतलब क्या बोले थे हम पहला क्लास में? क्या बोला था? अगर ये एक न्यूक्लियस, इस चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है और ये एक न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स और इनमें रिपल्सिव फोर्स होता है। कि न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है। तो हमारा क्या बोले थे? अट्रैक्टिव फोर्स जब ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स होता है तभी हमारा केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। आज हम इसको लेके एक पोटेंशियल एनर्जी और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का एक ग्राफ देखते हैं, क्या होता है। यहाँ पे हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा है आर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ होता है चलो अभी हम ये पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के ग्राफ को समझते हैं। इस वाले पॉइंट में क्या होता है? एटम दोनों डिस्टेंस में, मतलब लार्ज डिस्टेंस में होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स होता है। यहाँ आते आते इस पॉइंट पे अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स हो जाता है। मतलब इसमें एटम दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में हो जाते हैं, मतलब बॉन्ड फॉर्म यहाँ पर हो जाता है। और अगर एटम दोनों ज्यादा क्लोज आए तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अंदर ज्यादा रिपल्सन होता है, तो डिस्टेबिलाइज होकर पोटेंशियल एनर्जी हमारा बढ़ जाता है। यहाँ क्या होता है? ज्यादा पास होता है, तो ये रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यहाँ पे हमारा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, यहाँ पे इक्वल टू, जहाँ पे बॉन्ड हमारा फॉर्म हो जाता है। जब बॉन्ड फॉर्म होता है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? यहाँ से इतना को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। और इसको बनने के लिए जितना हमारा एनर्जी चाहिए, इसको बोलते हैं हम क्या? बॉन्ड एनर्जी। ये समझ में आया? पहले क्या था? हमारा दो एटम लार्ज डिस्टेंस में थे, वहां पे हमारा अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा था। जब एटम थोड़ा पास आए, बॉन्ड फॉर्म कर लिए, तब अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स हुआ, तब इस टाइप का हुआ। और जब ज्यादा ही पास हो गए तब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट किया अट्रैक्टिव फोर्स से। और यहाँ से इतना तक डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस उसको बोलते हैं, मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस में जहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया उसको बोलते हैं क्या? बॉन्ड लेंथ। और जितना एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये सब टर्म हम देख लेते हैं। आप सबको ये जरूरत होगी बोर्ड एग्जाम में।
बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ होता है द मिनिमम, बॉन्ड लेंथ क्या होता है? द मिनिमम बॉन्ड लेंथ होता है द मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? और बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ, बॉन्ड एनर्जी को क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होता है, उसको बोलते हैं हम बॉन्ड एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ इस जो बोला था, जो ये होता है बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन पहले क्लास में जो बोला था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, ये सब बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से डिवाइड होते हैं। हमें जो बॉन्ड एनर्जी जब हमारा 8 किलो जूल से लेस होता है तब हमारा बॉन्ड जो वैंडरवाल बॉन्ड फॉर्म होता है, जो वीक बॉन्ड फॉर्म होता है। जब हमारा 8 से 42 जब हमारा बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल से 42 किलो जूल एनर्जी में रहता है तभी हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। ये जो दोनों वीक बॉन्ड थे, और जब बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल से ज्यादा होता है तब हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में क्या क्या आते थे? आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब आते हैं। पहले क्लास में हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़े थे, उसमें क्या देखे थे? तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम देखे थे। आयनिक बॉन्ड में बेसिकली क्या होता था हम देखे थे, जो सोडियम NaCl का एग्जांपल देखे थे। NaCl के एग्जांपल में क्या होता था? Na का कितना होता है? आउटर वैलेंस। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 2 8 वो जो Na प्लस में जाता है 2 8 होता है प्लस इलेक्ट्रॉन। फिर Cl का क्या होता है? 2 8 7 होता है उसका आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वो Cl माइनस में जाता है इलेक्ट्रॉन गेन करके तो क्या होता है? ये सब देखे थे। NaCl कैसे फॉर्म होता था? ये Na वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता था, Cl गेन करता था। मतलब क्या होता था? एक का कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता था। ये हम पिछले क्लास में देखे थे क्या? नहीं। इससे एक मतलब आयनिक बॉन्ड से एक टर्म आता है जो एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये एक टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी करके। इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब क्या होता है? कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया या कितना गेन किया, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहाँ पे तुम्हें कोई पूछ लेगा NaCl में Na का इलेक्ट्रोवैलेंस कितना है, तुम क्या बोलोगे? 1। और चलिए अभी हम देखते हैं लैटिस एनर्जी क्या होता है और उसका थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन देखते हैं व्हाट इज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है? लैटिस एनर्जी होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आयन्स इन आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या है? मिनिमम अमाउंट, एक कंपाउंड पकड़ते हैं Mx,
mx जो सॉलिड फेज में है, इसको अगर हम m प्लस गैस प्लस x माइनस गैस, mx कंपाउंड को m प्लस गैसियस एटम और x माइनस गैसियस एटम करने के लिए हमको जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, हम उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का इसका मतलब नहीं है कि हम कंपाउंड भी गैसियस हो। क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आयंस, मतलब कंपाउंड को आयंस फॉर्म करने के लिए, फॉर्म ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड, सॉलिड आयोनिक कंपाउंड का गैसियस एटम में मतलब करने के लिए जितना हमको एनर्जी चाहिए, सोचिए एनर्जी इक्वल टू डेल एच, यही होता है हमारा लैटिस एनर्जी। जब हमारा सॉलिड से मतलब बॉन्ड टूटता है, डिसोसिएशन होता है, तो डेल एच जनरली पॉजिटिव रहता है, और अगर बॉन्ड फॉर्म होता है तो डेल एच नेगेटिव रहता है। लैटिस एनर्जी हमारा किस पे डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी हमारा डिपेंड करता है दो चीज के ऊपर। लैटिस एनर्जी डिपेंड ऑन टू थिंग्स। लैटिस एनर्जी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक होता है चार्ज और एक होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहले होता है चार्ज, दो एटम का चार्ज कैसे है, और सेकेंड होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अभी देखते हैं लैटिस एनर्जी कैसे डिपेंड करता है चार्ज और इसके ऊपर। लैटिस एनर्जी हमारा लैटिस एनर्जी जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। सोचिए Q1 एक कैटायन का चार्ज, Q2 एनायन का चार्ज होता है, और R इसका इंटरन्यूक्लियर बॉन्ड डिस्टेंस होता है। तो लैटिस एनर्जी क्या करता है, सोचिए एक मॉलिक्यूल है जो बॉन्ड फॉर्म किया है, एक एटम का चार्ज है Q1, एक एटम का चार्ज है Q2, उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है R। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1 इंटू Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जितना हमारा चार्ज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी उतना बढ़ेगा, और जितना हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कमेगा उतना, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना पास पास बॉन्ड होगा, जितना पास पास क्लोजली टाइट बॉन्ड होगा, उतना एनर्जी चाहिए हमको सेपरेट करने के लिए। अगर देखिए LiF और Li को पकड़िए, LiF में क्या है, Li स्मॉल है, F भी स्मॉल है, टाइटली बॉन्ड होंगे, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। हम डेफिनेशन में क्या पढ़े, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, मतलब उसका गैसियस फॉर्म में सेपरेट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए। इसमें क्या होता है, LiF में मतलब स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल है, ज्यादा टाइटली बाउंड होंगे, ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन Li में क्या होता है, थोड़ा मतलब I माइनस बड़ा है, Li स्मॉल है, इतना स्ट्रॉन्गली बॉन्ड नहीं होता, उसीलिए लैटिस एनर्जी ऑफ LiF ग्रेटर देन Li और I होता है। मैं थोड़ा एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, कौन से थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वो आपको याद रखने में इजी होगा। में देखिए लैटिस एनर्जी आपको ऐसा एक ट्रेंड पूछ लिया, LiF, NaF, KF, RBF, CSF, इनमें से लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा होगा। हम क्या पढ़े थे, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस। और एक चीज बोलना भूल गया, अगर स्मॉल स्मॉल बॉन्ड होगा, अगर हमारा स्मॉल मतलब कैटायन भी स्मॉल, एनायन भी स्मॉल होगा, तो उनका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए उनका लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल और बिग होगा। तो LiF मतलब आप सोचो ये गरीब है, ये भी गरीब है, दोनों गरीब, तो इनका ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होगा, LiF का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू NaF, एज कम्पेयर टू KF। तो इनका लैटिस एनर्जी का ट्रेंड कैसा होता है, LiF का सबसे ज्यादा, CSF का सबसे कम। आप ऐसे भी मैंने याद रख सकते हैं, ये होता है LiF मतलब कम होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पुअर, ये भी पुअर मतलब
गरीब गरीब अच्छे दोस्त बनते हैं, धनी मतलब रीच रीच, मतलब रीच रीच मोइन का एक सर्कल होता है, गरीब गरीब लोग का एक सर्कल होता है। वैसे एल और ए ज्यादा अच्छे से बॉन्ड कर सकते हैं, एल ज्यादा अच्छे से बॉन्ड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू CSF। वैसे BeSO4, MgSO4, CaSO4, BeSO4 में बेरिलियम का ज्यादा होता है, ट्रेंड जनरली ऐसे होता है। अगर आपको ऐसे पूछ लिया चार्ज और डिस्टेंस, यहाँ पे क्या था, फ्लोरीन सब में कॉमन था, फ्लोरीन सब में कॉमन था, इसमें क्या होता है Li, Na, K, Rb, Cs, ये सब एक ग्रुप के हैं, ये चेंज हो रहा था, मतलब इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन है, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, उसके बाद इसमें ऐसे हो रहा था। इसमें क्या होता है, इसमें किसके ऊपर करता है, डिस्टेंस के ऊपर, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका सबसे कम होता है साइज, इसका सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा एज कम्पेयर टू इसका। फिर इस केस में भी वही होता है, SO पर सॉल्फेट हर जगह सेम है, लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ, आज इसमें क्या साइज ऑफ कैटायन पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है, साइज ऑफ कैटायन में बेरिलियम का सबसे छोटा साइज है, उसीलिए उसका सबसे ज्यादा है। अगर आपको एक पूछ लिया NaCl, MgCl2, AlCl3, ऐसे पूछ लिया NaCl, MgCl2, AlCl3, इसमें किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, इसमें लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा होगा, हम क्या पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मतलब Al +3 में है, यहाँ Mg +2 में है, Na क्या है +1 के है। चार्ज हमेशा डोमेन इन बिटवीन चार्ज एंड साइज कौन डोमिनेट करता है, चार्ज हमेशा डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होगा, AlCl3 एज कम्पेयर टू MgCl2 एज कम्पेयर टू NaCl2। ये थोड़ा कुछ बहुत एनर्जी थे लैटिस एनर्जी के रिलेटेड, मैं सोच रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं शायद वहां पे पहले वाले में मैं लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये लिख दिया हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R² लिख दिया हूँ, वो एक्चुअली R² नहीं होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये लैटिस एनर्जी खत्म हुआ, अब हम पढ़ते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है, अभी लैटिस एनर्जी खत्म हुआ, अब हम देखते हैं सॉल्वेशन क्या होता है, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। तो सॉल्वेशन और हाइड्रेशन क्या होता है, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन होता है व्हेनेवर एनी कंपाउंड आयोनिक और पोलर कोवेलेंट इज डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट और इन वाटर, the different ions of the compound will get surrounded by solvent molecule, the process is called solvation। ये इसका डेफिनेशन था, इसका मतलब क्या होता है, एक कंपाउंड सोचो NaCl में वो एक आयोनिक कंपाउंड है, जब हम वाटर में डालते हैं उसमें क्या होता है Na+ और Cl- ऐसे आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और Na+ को कुछ वाटर सराउंड कर लेते हैं और Cl- को कुछ वाटर सराउंड कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वेशन। जनरली मतलब अच्छे से आराम से समझने के लिए सॉल्वेशन क्या होता है, एक कंपाउंड पकड़ो NaCl में क्या हुआ, Na+ हो गया, Cl- हो गया, वाटर में जब डिजॉल्व किए, Na+ को कुछ वाटर मॉलिक्यूल घेर लिए, Cl- को कुछ वाटर मॉलिक्यूल घेर लिए। जो प्रोसेस में ये वाटर मॉलिक्यूल घेर लिए उसको कहते हैं सॉल्वेशन, और जो एनर्जी रिलीज हुआ इस प्रोसेस में इसका कहते हैं हम सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, तो एनर्जी जो रिलीज होता है एनर्जी जो रिलीज होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। अभी मैं NaCl का एग्जांपल दे रहा था, मैं आपको ग्राफिकली इंटरप्रेट कर देता हूँ कैसे होता है NaCl में। हमारा NaCl में क्या होता है, Na+
Cl माइनस होता है। ये पकड़ो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है HOH, ये है हमारा वाटर। ये Cl माइनस अट्रैक्ट होता है, यहाँ पे पकड़ो O, ये क्या होता है, कुछ समय बाद ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और क्या करता है Na प्लस को ये O माइनस अट्रैक्ट कर लेता है। ये क्या होता है, Na प्लस ऐसे चले आता है और वहां पे Cl माइनस ऐसे चले आता है। उनको ढेर सारे, ये ब्रेक होने के बाद इनको ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल ऐसे घेर लेते हैं। ऐसे वो वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसे क्या बोलते हैं, बोला था अभी, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। और जो एनर्जी रिलीज होता है इसमें, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। जैसे वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों ओर घेर लेते हैं, वैसे Cl माइनस में भी वाटर मॉलिक्यूल ऐसे घेर लेते हैं। ऐसे चारों तरफ ऐसे स्फीयर टाइप का हर जगह ऐसे 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 वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं। जैसे Cl माइनस में ऐसे घेर लेते हैं, वाटर Na प्लस को भी घेर लेते हैं। इसे बोलते हैं हम क्या, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। इसके थोड़े हम एप्लीकेशन देखते हैं। मतलब हाइड्रेशन रेडी, मतलब इसका मतलब बॉन्ड लेंथ में क्या डिफरेंस होता है वो एक्वस और मीडियम में, ये सब थोड़ा देखते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आपका कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन है, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत काम का चीज है ये। सोचिए आपको कोई पूछा Li प्लस और Na प्लस में कौन सा, इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, डेफिनेटली हमारा Na प्लस का ज्यादा है। लेकिन ये किस समय, ये होता है हमारा गैसियस एटम, गैसियस फेज में। आपको अगर पूछ ले Li प्लस एक्वस और Na प्लस एक्वस में किसका साइज बड़ा है, ज्यादातर मतलब मैं जब पढ़ रहा था आपके समय था, मुझे भी लग रहा था Na प्लस का ज्यादा होगा, Li प्लस का कम होगा। लेकिन एक्वस मीडियम में क्या होता है, Li प्लस छोटा मॉलिक्यूल है, छोटा एटम है, इसके चारों ओर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल बाइंड कर देते हैं। जो दिखाया था NaCl का जैसे, वैसे इसका चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल बाइंड कर देते हैं। और इसका जो ये रेडियस होता है, अभी वो रेडियस वो Li प्लस का नहीं है, अभी वो रेडियस है एक्वस मॉलिक्यूल फॉर्म होने के बाद, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन होने के बाद उसका रेडी हमारा इफेक्ट करता है, उसका रेडी बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू Na प्लस। तो हमारा क्या हो जाता है ट्रेंड, Li प्लस ग्रेटर देन Na प्लस हो जाता है एक्वस मीडियम में। ये याद रखना, इसका ऐसे ही ट्रेंड होता है, Li प्लस Na प्लस K प्लस। एक्वस मीडियम में क्या होता है, स्मॉल कैटायन का साइज लार्ज हो जाता है, क्योंकि स्मॉल कैटायन होगा। आप सोचिए एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, इतना सा, उसके चारों तरफ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल लग सकते हैं एज कम्पेयर टू Na प्लस, बड़ा है वो। तो हम क्या देखें, आयोनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडी है,
अभी इसमें और इसका और एक एप्लीकेशन देखते हैं। अगर आयनिक मोबिलिटी एक चीज का ज्यादा होता है तो उसका कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस उसका भी ज्यादा होगा। ये भी एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में आएगा तो लिख देना क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसका होगा K प्लस ग्रेटर देन Na प्लस ग्रेटर देन Li प्लस एक्वस। ये थे हमारा सॉल्वेशन और हाइड्रेशन क्या होता है उसका एप्लीकेशन। अभी हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या होता है? इफ ए कंपाउंड सॉल्युबल, इतना शानदार डेफिनेशन है। इफ ए कंपाउंड सॉल्युबल उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। केमिस्ट्री के टर्म में क्या होता है, जब भी एक कंपाउंड का हाइड्रेशन एनर्जी अब पढ़ाया, जब सॉल्वेशन और हाइड्रेशन क्या होता है, जो मॉलिक्यूल के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है उससे जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी पढ़ाया था, जो एक मॉलिक्यूल को आइसोलेटेड गैसेस एटम करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। जब भी हमारा हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी होता है तभी एक कंपाउंड हम सॉल्युबल बोल सकते हैं। एक कंपाउंड कब सॉल्युबल बोल सकते हैं, जब हमारा हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी हो, उसे हम सॉल्युबल कह सकते हैं। एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल दे देता हूं, आपको इजी होगा। LiF और LiI, इनमें से कौन ज्यादा सॉल्युबल आपको पूछा तो आप क्या बोलोगे? इनमें से LiI मोर सॉल्युबल, मतलब मोर सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। क्यों? Li और F ये दोनों का मतलब बॉन्ड करेंगे, इनका लैटिस एनर्जी क्या ज्यादा होगा, मतलब ये दोनों को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू LiI। सो LiI मोर सॉल्युबल देन LiF। जैसे हम 4-5 एग्जाम्पल लिख देता हूँ, अभी एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आपको थोड़ा समझने के लिए इजी होगा। चलिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहले आप ये खुद से करने का ट्राई करना। NaF और NaI हम क्या देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी के लिए हम क्या देख रहे थे, हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। NaF और NaI में Na सोडियम और फ्लोरीन इनका बॉन्ड ज्यादा होगा। हम बेसिकली इससे पता कर सकते हैं जिसका लैटिस एनर्जी मतलब जो ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड होगा वो सॉल्युबल होने में ज्यादा टाइम लगाएगा, मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगा एज कम्पेयर टू अदर जो कम है, मतलब कम फोर्सली अटैच होगा। जो कम फोर्सली अटैच होगा वो इजीली सॉल्युबल होगा। NaF और NaI में कौन इजीली सॉल्युबल होगा? NaI इजीली सॉल्युबल होगा। हम पता है NaF ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड करते हैं। CSF CSI में कौन होगा? CS क्या है, लार्ज है। F क्या है, स्मॉल है। CS ये क्या है, लार्ज स्मॉल नहीं लिखता हूँ, लार्ज स्मॉल ऐसे देख सकते हो, ये भी लार्ज है। तो इन दोनों का बॉन्ड ज्यादा टाइटली मतलब ज्यादा अच्छे से होगा एज कम्पेयर टू CSF। तो सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा? सॉल्युबिलिटी इसका ज्यादा होगा। क्यों? इतना याद रखिए, जिसका बॉन्ड कम फोर्सली मतलब इजीली कैसे, मतलब ऐसे याद रखिए, लार्ज स्मॉल, या इसको बोल दीजिए रिच, इसको बोल दीजिए पुअर, ये दोनों रिच सोचिए, मतलब अपने बिरादरी का जो होंगे वो ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड होंगे और लेस सॉल्युबल होंगे। जो मतलब डिफरेंट बिरादरी, ये छोटा ये बड़ा ऐसे हो गए, मतलब उनमें विवाद ज्यादा होगा। मुझे लग रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? तो इन दोनों में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? CSF। LiF और CSS में क्या होगा, ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, तो इन दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा।
H कंपेयर टू E है, लेकिन सॉल्यूबल कौन ज्यादा होगा? सॉल्यूबिलिटी, सॉल्यूबिलिटी। वैसे BeOH होल टू BaOH होल टू में कौन ज्यादा होगा? BeH, ये ज्यादा होगा, ये स्मॉल, ये लार्ज। आप कुछ एनायन का याद कर लीजिए, आप कुछ एनायन का याद कर लीजिए जिसके आपको इजी होगा आपको ऐसे स्मॉल लार्ज पहचानने में। कौन सा स्मॉल एनायन होता है, कौन सा लार्ज एनायन होता है। में हमारा क्या क्या आता है? H माइनस, OH माइनस, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसमें क्या होता है? पॉलीएटॉमिक सब आ जाते हैं। HSO3 माइनस, आयोडीन, ब्रोमीन, PO4 3 माइनस, कार्बोनेट। ये थोड़ा याद रख लेना। स्मॉल ये है, लार्ज ये है। स्मॉल स्मॉल का मतलब, स्मॉल मतलब क्या? पुअर, थोड़ा कम। स्मॉल स्मॉल का अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, लार्ज लार्ज का अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो आज हम क्या देखें? क्या सॉल्वेशन होता है, क्या हाइड्रेशन एनर्जी होता है, क्या लैटिस एंथैल्पी होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व भी देखें। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, क्यूरियस रहिए, जुड़िए रहिए। हैप्पी लर्निंग।